Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is 6th अगस्त मॉर्निंग मेडिसन पेपर। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एमआई के लिए थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं। तो फास्टेस्ट थ्रोम्बोलिटिक इज़ द अल्टेप्लेस। अल्टेप्लेस फास्टेस्ट एक्टिंग होती है, फॉलोड बाय स्ट्रेप्टोकाइनेस। एक पेशेंट को एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ड्रग ऑफ चॉइस इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और इम्यूनोसप्रेसिव भी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी कैसे होते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइपोकोटिन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एनेक्सिन 1। ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करती है। जब फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट होगा तो रैकिडोनिक एसिड रिलीज़ नहीं हो पाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ओलिगोट्राइन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। स्नेक विनम के अंदर हाइलो यूरिनिलेज और फॉस्फोलाइपेज A2 दोनों होता है। ये वैस्कुलोटॉक्सिक स्नेक में होता है। एक पेशेंट को वेट लॉस है डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, हीट इंटॉलरेंस और पाल्पिटेशन, दैट मीन्स हाइपर थायरॉयडिज्म है। और हाइपर थायरॉयडिज्म में स्किन वार्म मॉइस्ट स्किन होती है। एक पेशेंट को क्रॉनिक कफ हिमोप्टिसिस मतलब टीबी है, स्पुटम इज पॉजिटिव फॉर EFB, तो एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी देनी है फॉर 6 मंथ्स। पहले 2 महीनों में 4 दवाइयाँ और अगले 4 महीनों में 2 दवाइयाँ। ठीक है, तो ये आपने रट्टा मारना है। सही हो गया। तो पल्मोनरी टीबी अगर CNS को या बोन को इन्वॉल्व नहीं करता तो पहले 2 महीनों में इंटेंसिव फेस है, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, पिराजेनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, फॉलोड बाय 4 मंथ फेस जिसमें आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन आ जाएगा। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस है, बोन या जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है या स्लो रिस्पॉन्डर है, उसमें 9 से लेकर 12 मंथ्स तक ट्रीटमेंट देना है। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट को पल्मोनरी टीबी डायग्नोस हुआ है और दवाई लेने की वजह से रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया। दिस इज़ ड्यू टू इथेम्ब्यूटोल। एक पेशेंट को पेनलेस अल्सर है एट द इनर वर्ज, मतलब बिलो द डेंटेट लाइन है, स्क्वेमस सेल कैंसर है। इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होती है। अबव द डेंटेट लाइन लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। क्लियर। और अपर रेक्टम की कौन सी होती है? इंफीरियर मेजेंटेरिक होती है। 17 ईयर ओल्ड गर्ल को 3 वीक हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस है। दीज आर द 20 सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा। और पेनलेस मैस है सर्वाइकल एरिया में। और मल्टीपल नॉन टेंडर रबरी लिम्फ नोड है। तो ये किस में देखने को मिलते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको 20 सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस है और साथ में पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है, तो ये लिम्फोमा को सजेस्ट करता है। अब हॉजकिन लिम्फोमा की बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके, एक 15 से लेकर 35 साल वाले में और दूसरा 55 साल से ऊपर वालों में आपको देखने को मिलती है। सर्वाइकल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है। पेल एब्स्टीन फीवर देखने को मिलता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस के अंदर लिम्फ नोड टेंडर होते हैं। पॉजिटिव न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट, मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव होता है। एटीपिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं। टीबी के अंदर लिम्फ नोड्स मैटेड होते हैं, साइनस ट्रैक बनती है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर मल्टीपल लिम्फ नोड्स होते हैं और साथ में लो ग्रेड फीवर होता है। 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विथ सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन जो कि बैक में रेडिएट कर रहा है। डायग्नोसिस इज एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में एल्कलाइन फास्फेटेस नहीं बढ़ता, ये बोन में होता है और बाइल डक्ट में होता है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर मेन नेक्रोसिस जो पेनक्रियाटिक टिश्यू की होती है वो ल्यूकोफेक्टिव होती है और पेरी पेनक्रियाटिक टिश्यू की या फैट नेक्रोसिस होती है। क्लियर। इसके बाद जो कीमोथेरापेटिक ड्रग्स होती है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरली क्या करती है? ये अपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है बाय कॉजिंग DNA डैमेज। जब DNA डैमेज होगा तो P53 एक्टिवेट होगा और वो अपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर। इसके बाद जो सरफेस एपिथेलियल ट्यूबर में CA-125 आ जाता है। 7 ईयर ओल्ड बॉय को हेडेक, वॉमिटिंग है और गेट इंस्टेबिलिटी है। MRI के अंदर मिड लाइन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर है। बच्चों के अंदर पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर है। सेरिबेलम के वर्मिस का ट्यूमर है। दिस इज मेडुलोब्लास्टोमा, जिसके अंदर स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं, हॉर्बर राइट रोजेट्स होते हैं। दिस इज मेडुलोब्लास्टोमा विच इज़ रेडियो सेंसिटिव। मेडुलोब्लास्टोमा इज मलिग्नेंट एम्ब्रियोनल ट्यूमर इन द चिल्ड्रन। सेरिबेलर वर्मिस से राइज करता है, हाईली रेडियो सेंसिटिव है। रेडियोथेरेपी इज अ मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। CSF के जरिए फैलता है विच इज़ ड्रॉप मेटास्टेसिस। हिस्टोलॉजी के अंदर स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं, हॉर्मर राइट रोजेट्स होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इज 14 मंथ ओल्ड मेल जिसको वॉमिटिंग लिथार्जी है, मतलब यही सिनेरियो मेडुलोब्लास्टोमा का दिया हुआ है जो कि 4th वेंट्रिकल को कंप्रेस कर रहा है एंड दिस फ्रीक्वेंटली मेटास्टेसाइज थ्रू CSF। 40 ईयर ओल्ड वुमेन को वीकनेस इन द थंब एपोजिशन है, वेस्टिंग ऑफ थिनर एमिनेंस है, दैट मीन्स मीडियन नर्व की पाल्सी हो चुकी है, कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलता है।
जब भी मीडियन नर्व डैमेज होगी तो 4 मसल्स पैरालाइज हो गए, LOAF, लुम्ब्रिकल, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और लैटरल 3.5 डिजिट पर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। 55 ईयर ओल्ड मैन को 10 ईयर हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्रिएटिनिन थोड़ा सा ज़्यादा है और माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी है। डायबिटीज़ प्लस हाइपरटेंशन, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस एस इनहिबिटर्स। क्लियर, ठीक हो गया। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को प्रिवेंट करती है। एक पेशेंट को पाल्पिटेशन है, ECG के अंदर P वेव नहीं है और इरेगुलर RR कॉम्प्लेक्स रिदम है, दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है और स्मोकिंग की हिस्ट्री है, सडन सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन जो कि आर्म में रेडिएट कर रहा है, दैट मीन्स MI है। और पता लगा ECG पर ST सेगमेंट एलिवेशन है V1 से लेकर V4, दैट मीन्स इंटीरियर सेप्टल वाल MI विच इज़ ड्यू टू लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग कार्डिक सर्जरी कैथीटर कोरोनरी साइनस में डाला गया। कोरोनरी साइनस इज़ बड़ी वेन होती है और ये कहाँ ड्रेन करती है, ये ड्रेन करती है राइट एट्रियम के अंदर। ये हार्ट की अपनी वीनस ड्रेनेज होती है। एक पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, पेनक्रेटाइटिस है, इरप्टिव या ट्यूबरो इरप्टिव ज़ैंथोमास है और पेशेंट का टैग हज़ारों में गया हुआ है। दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ फैमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया विच इज़ टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया। इसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज या एपोसी2 की डेफिशिएंसी होती है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड को शॉर्ट स्ट्रेचर है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली है और डेवलपमेंटल डिले है। शॉर्ट स्ट्रेचर और हेपेटोसप्लीनोमेगाली, इससे हमें डायग्नोस हो जाना चाहिए। दिस इज़ द स्लाई सिंड्रोम, दिस इज़ द म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस। अब ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस में ये देखना है कि पेशेंट को कॉर्नियल क्लाउडिंग है या नहीं है। अगर पेशेंट को कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं है, क्लियर, तो आपने कहाँ जाना है, हंटर सिंड्रोम में जाना है विच इज़ द म्यूकोपोलीसैकेराइडोसिस टाइप 2। और इसमें आइडोयूरिनेट सल्फेटेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं है तो हंटर सिंड्रोम, अगर कॉर्नियल क्लाउडिंग है, क्लियर, और साथ में आपको डेवलपमेंटल डिले, शॉर्ट स्ट्रेचर और हेपेटोसप्लीनोमेगाली मिल रही है विच इज़ द स्लाई सिंड्रोम। इसके अंदर बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और अगर आपको कॉर्नियल क्लाउडिंग के साथ हेपेटोसप्लीनोमेगाली नहीं मिल रही बल्कि आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोर्स फेसिस, हियरिंग लॉस मिल रही है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज़ हल्डर सिंड्रोम, जिसमें अल्फा एल आइडोयूरिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। सैंड-फिलिप्पो की बहुत सारी टाइप्स होती है, CNS को इन्वॉल्व करता है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होती है। एक चाइल्ड को शॉर्ट स्ट्रेचर है, लिम्स छोटी है, ट्रंक नॉर्मल है, दिस इज़ द एकोंड्रोप्लेजिया। इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, पैटर्नल एज से रिलेटेड होता है। A patient develop jaundice and hemolytic anemia after taking anti-malarial medication. That means glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency है, जिसके अंदर हीन्स बॉडी बाइट सेल्स आते हैं। 30 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विथ फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैलर है, पता लगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर TIBC बढ़ जाती है, बाकी सीरम आयरन, फेरेटिन और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट इज 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विथ एनीमिया, जॉन्डिस एंड सप्लीनोमेगाली, दैट मीन्स दिस इज हिमोलिटिक एनीमिया। पेरिफेरल सिमियर में सफीरोसाइट्स हैं, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस है, तो RBC में स्पेक्ट्रिन और एंथायरिन प्रोटीन होती है। 18 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको हिस्ट्री है इजी ब्रूजिंग की, मीनोरिजिया की एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी, दैट मीन्स के प्लेटलेट का कोई मसला हो सकता है लेकिन प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल है। और सिमिलर एपिसोड की फैमिली हिस्ट्री है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, मतलब इनके क्वालिटी शायद ख़राब हो सकती है, क्वांटिटी नॉर्मल है, दैट मीन्स दिस इज अ वॉन विलिबरन डिजीज़, बिकॉज वॉन विलिबरन डिजीज़ प्लेटलेट की एडिशन कराता है और एग्रीगेशन कराता है। जब ये नहीं होगा तो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा, म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, APTT टाइम बढ़ जाएगा। हीमोफीलिया A और B, दीज आर एक्सलेंट रिसेसिव, ये मेल्स में ही कॉमन होते हैं। इसके अंदर क्लॉटिंग टाइम बढ़ता है और APTT टाइम भी बढ़ता है जो कि इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, क्लियर। और पेशेंट को डीप टिश्यू ब्लीडिंग होती है, मतलब मसल हीमाटोमास होते हैं, हीमार्थ्रोसिस देखने को मिलता होता है। फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोआगुलोपैथी, जबकि एक्वाइड के अंदर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम आ सकता है। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में प्लेटलेट एडियन डिफेक्ट होता है, क्लियर, जिसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम होता है और बर्नार्ड के अंदर प्लेटलेट्स बड़े बड़े होते हैं, क्लियर। 28 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको फटीग है, जॉइंट पेन है, बटरफ्लाई मैलर रैश है, यानी SLE है, और SLE ने किडनी को इन्वॉल्व कर दिया, दिस इज ल्यूपस नेफ्राइटिस। SLE में सेंसिटिव एंटीबॉडी इज ANA, जबकि स्पेसिफिक क्या है, एंटी स्मिथ
और एंटी डीएस एंटीबॉडी। एक पेशेंट की के फिंगर में कलर चेंजेस आ रहे हैं, WBR वाइट ब्लू रेड, जब कोल्ड का या फिर इमोशनल एक्सपोजर होता है। ठीक हो गया, क्लियर। और जॉइंट पेन और फटीग वगैरह भी है। दैट मीन्स कोई ये सेकेंडरी रेनॉल्ड फिनोमिना, जिसको हम रेनॉल्ड सिंड्रोम वगैरह कहते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो अब ये मोस्टली क्या हो सकता है, क्रस्ट सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी होती है। हार्ट स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, जो कि ट्रांसल्यूमिनेट नहीं कर रही, दिस इज समवट द मलिग्नेंसी। वैसे ये दिस शुड बी द प्योर टेस्टिकुलर स्वेलिंग। प्योर टेस्टिकुलर स्वेलिंग में यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग। क्लियर, सॉरी, यू कैन गेट अबव द स्वेलिंग इन प्योर स्क्रोटल स्वेलिंग। क्लियर। वैसे इसने लिखा हुआ है कि स्क्रोटल स्वेलिंग इनएबिलिटी टू गेट अबव द स्वेलिंग। अगर हम ऊपर तक नहीं जा पा रहे, इसका मतलब है वो इंग्वाइनो स्क्रोटल स्वेलिंग है। इट इज़ नॉट टेस्टिकुलर ऑरिजिन, माइट बी ड्यू टू। अच्छा, हार्ट स्वेलिंग है, नॉन ट्रांसल्यूमिनेटिंग है, तो ये कैंसर हो सकता है। हाइड्रोसील ऑलवेज ट्रांसल्यूमिनेट। वेरिकोसील कंप्रेसिबल होती है, बैग ऑफ वार्म अपीयरेंस होती है। 45 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको प्रोग्रेसिव फटीग है, जॉन्डस है, प्रोराइटस है और 6 मंथ। ALP और GGT का लेवल बढ़ गया है और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी भी ज़्यादा है। दैट मीन्स दिस इज़ द प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जिसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है, कोलिस्टैटिक जॉन्डस होता है। ओके, एक लोकल हॉस्पिटल हैलोथिन एनेस्थीसिया के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो पेशेंट हैलोथिन से एक्सपोज थे, ठीक हो गया, क्लियर, उसको उसने कंपेयर किया, लेकिन उसने पेशेंट को रैंडमली असाइन नहीं किया और आप एक्सपोजर से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द कोहोर्ट स्टडी विच इज़ लेवल 3 एविडेंस। तो ये रैंडमाइजेशन नहीं किया है, और जो कोहोर्ट स्टडी होती है लेवल 3 एविडेंस होता है, मच समवट लोअर देन द RCT। क्लियर, क्योंकि जो RCT होती है वो थोड़ा सा उनका लेवल ज़्यादा होता है। क्लियर। ड्यूरिंग द अपेंडेक्टमी सर्जन अपेंडिकुलर आर्टरी को लाइगेट करना है। अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब मसल के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, आंसर इज डेस्मिन। स्किन के अंदर एपिथेलियल सेल में केराटिन होता है। कनेक्टिव टिश्यू में विवेंटिन और लैमिन होता है। न्यूरॉन के अंदर GFAP और न्यूरो फिलामेंट होते हैं। अ पेशेंट डेवलप अ मैलिग्नेंट ट्यूमर बाय लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ की प्रोटीन्स। ठीक है, कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं उसके लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से ट्यूमर देखने को मिल सकता है। तो इसमें से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53, दिस इज़ द गार्डियन ऑफ जीनोम। तो ये P53 है जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से न्यूप्लेजिया या कैंसर वगैरह देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाली प्रोटीन कौन सी है, आंसर इज साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन, DNA डैमेज रिस्पॉन्स या गवर्नर ऑफ ट्यूमर प्रोग्रेशन, आंसर इज P53 रेटिनोब्लास्टोमा विच आर ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब इंसुलिन का जो डिलेड इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म, वो होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए। जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाती है। जो इमीडिएट एक्शन है वो GLUT4 ट्रांसपोर्टर को इंसर्ट करवाना स्केलेटल, कार्डिक एंड एडिपोज टिश्यू। जबकि डिलेड इफेक्ट के अंदर टायरोसिन काइनेस पाथवे से इंसुलिन काम करती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देती है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द डॉर्सम ऑफ लेग एंड द वीकनेस इन द फुट इवर्डियन। इसका मतलब है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व डैमेज हो चुकी है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर डीप पेरोनियल नर्व होती तो वो फर्स्ट वेब स्पेस को इन्वॉल्व करती और फुट ड्रॉप हो जाता। 57 ईयर ओल्ड मैन को CKD या क्रिएटिनिन क्लियरेंस यानी GFR काफ़ी ज़्यादा कम है, उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया हो रहा है। तो कौन सी एंटीबायोटिक आप CKD में दे सकते हैं सेफली, तो आंसर इज एजिथ्रोमाइसिन। ये जो बाकी है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है। जो एजिथ्रोमाइसिन होती है, इसके अलावा सेफ्ट्राइक्सोन और सेफ्पैराजोन, ये बिलियरी रूट से निकलती होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये भी बिलियरी रूट से निकलती है। एक पेशेंट को अडल्ट या ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ था, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ था, तो उसको सडन सीवियर थंडर क्लैप हेडेक है, यानी सब रेकनाइड हैमरेज डेवलप हो चुका है, विच इज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ बैरी या सेकुलर एनोरिज्म। एक पेशेंट को कोला कलर्ड यूरिन है एंड माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया है। यूरिन माइक्रोस्कोपी के अंदर पता लगा कि RBC कास्ट है। तो RBC कास्ट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, वैन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा तो उसमें RBC कास्ट या नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आपको RBC कास्ट देखने को मिलती होती है। जो कोला कलर्ड यूरिन है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड टी कलर्ड यूरिन या स्मोकी कलर्ड यूरिन।
दिस इज़ ड्यू टू ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग। तो आरबीसी कास्ट उसी वक्त बनेगी जब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। जबकि हीमाचूरिया के कॉजेज़ में यूटीआई, स्टोन या पायलोनेफ्राइटिस होगा, लेकिन इसमें आरबीसी कास्ट नहीं होती। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में मडी ब्राउन कास्ट देखने को मिलती है। एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, पोलीयूरिया है, हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन इसने नॉर्मल 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस लिखा हुआ है विद इंक्रीज बाइकार्बोनेट लॉस इन द यूरिन। तो जो बाइकार्बोनेट लॉस हो रही है डायबिटीज़ मेलाइटस में, वैसे मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन नॉर्मल 9 गैप है, दिस इज़ द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब बाइकार्बोनेट का किडनी के अंदर लॉस हो जाना, दिस इज सीन इन केस ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल डिफेक्ट विच इज़ ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम।